हम मौजूद आज हादसे में और हमारे साथ एक खास मेहमान खास बातचीत में मौजूद हैं। राजनेता के साथ साथ सोशल वर्कर हैं, देश की सेवा भी की है। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है डीपी वत्स। चुनाव की सरगर्मियां तेज है और आम नेता आम कैंडिडेट अपने अपने तरीके गोटियां फिट करने में लगे हैं। अब सेना के जवान रह चुके हैं, बहुत बड़े पद से रिटायरमेंट है, उसको राज्यसभा सांसद बहुत बड़ा पद। अभी चुनाव लड़ने के मूड में सबसे पहले ये जानना चाहेंगे और कौन सी पार्टी से लड़ने वाले हैं? जहाँ तक चुनाव लड़ने का सवाल है, ये फैसला हमारी पार्टी करती है। तो जैसा पार्टी का हुक्म होगा, मैंने पहले भी वही किया, अब भी वही करूंगा। अगर पार्टी चाहेगी चुनाव लड़ो तो मैं जरूर लड़ूंगा। आपको नहीं लगता अभी काफी आपने पद संभाल लिए, काफी सेवा कर ली, अब और मौका दे किसी को? अभी धीरे धीरे पीछे लाइन में खड़े हैं। मैंने तो शुरू में डीपी वत्स से ही क्यों? मैंने तो पहले भी मौका दिया है और अभी भी मौका देने के लिए तैयार हूँ। ऐसी कौन सी इच्छा है कि डीपी वत्स ने सोचा नहीं यार अभी तो कुछ करना बाकी है इस पार्टी और एक बार और हम हमारा पद संभाले? इस पार्टी में बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। कई नेताओं को कुर्सी का कीड़ा लग जाता है, तो डीपी वत्स जनरल साहब को भी दिमाग पे कीड़ा तो नहीं घुस गया? ये कुर्सी हम जब तक जिएंगे, ये पावर ये कुर्सी हमारे नीचे रहनी चाहिए और जनता आए हमें सलाम करे, सलूट मारे। फौज में भी सलूट रहा है आपके सामने। फौजी की डबल लाइफ नहीं होती, जो वो कहता है वही करता है। ऐसे मौके आ जाते हैं कई दफा कि वेटरन से भी पार्टी काम लेती है, जिम्मेदारी देती है। तो मैंने ये नहीं कहा भाई मैं भूखा मर गया, मैंने टिकट ले आके दे। पार्टी आपको टिकट देगी क्यों? मुझे एक चीज एक हाथ से डीपी वत्स जी, जनरल साहब आप आज ही आपको टिकट देते हैं, हम क्यों टिकट देगी आप? जैसे मेरे को राज्यसभा का टिकट दे दिया तो मेरे से तो नहीं पूछा ना, पार्टी का हुक्म हो गया। टिकट मुझे क्यों देगी पार्टी, ये तो या तो पब्लिक जाने या पार्टी से पूछो। राज्यसभा सांसद रहते डीपी वत्स, जनरल साहब ने ऐसा क्या किया लोगों के लिए ताकि पार्टी टिकट दे, लोग आपको वोट देंगे? मैंने ईमानदारी से अपना एमपी लैड कालका से लेके और पलवल तक लगाया। मैंने कास्टिज्म के खिलाफ, कम्युनलिज्म के खिलाफ आवाज उठाई कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। मैंने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई और मैंने डेवलपमेंट के लिए आवाज उठाई। मैं ये नहीं कहता आई एम दी बेस्ट, बट मैंने सच्चे दिल से डेवलपमेंट चाहिए और सुचारू, क्लीन, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। विधानसभा चुनाव आ चुके हैं और कहीं ना कहीं अभी माहौल काफी टाइट है। कांग्रेस को इतना कम भी मत समझिए। अगर आपस की ये जो दुश्मनी है इनकी, अगर ये खत्म हो जाती है तो कांग्रेस बहुत सशक्त है आपके बीच में, बड़ी पार्टी ग्रुप में। सेंटर में हम सरकार बना चुके जी, अब डबल इंजन की सरकार हरियाणा में फिर बनानी है तीसरी दफा। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस कुछ ही कहती रहे, हम अपना काम सुचारू रूप से करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। मेरे को जिम्मेदारी मिलेगी तो पब्लिक मेरा चुनाव लड़ेगी, पब्लिक तैयार बैठी। अगर डीपी वत्स जनरल साहब को अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या बीजेपी को छोड़ जाएंगे? ये मेरे साथ हो चुका है और मेरे पास आए भी कांग्रेस वाले कि आपको तो यूज भी कर लिया, फ्यूज भी कर दिया, आप हमारी पार्टी में। मैंने कहा नहीं, एक फौज के रैंक की फुटबॉल बनाना मैं पसंद नहीं करता। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज हादसे में और हमारे साथ एक खास मेहमान खास बातचीत में मौजूद हैं। और खास बातचीत इसलिए है क्योंकि राजनेता के साथ साथ सोशल वर्कर हैं, देश की सेवा भी की है। हमारे साथ बेबाक बातचीत करने वाले और बेधड़क और अपने कार्यशैली के लिए भी बेधड़क जाने जाते हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं, जान और पहचान के मोहताज नहीं। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है डीपी वत्स, जो जनरल रह चुके हैं सेना में
और साथ साथ राज्यसभा सांसद से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं और साथ साथ कई पदों पे ये देश की सेवा की आसीन रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। सर आज हमारे साथ खास बातचीत में जुड़े हुए हैं, पूरा हरियाणा पूरा देश आपको देख रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले जानना चाहेंगे, आज की बातचीत चुनाव से लेके होगी और चुनाव की सरगर्मियां तेज है और आम नेता आम कैंडिडेट अपने अपने यानी कि गोटियां फिट करने में लगे हैं। आप सेना के जवान रह चुके हैं, बहुत बड़े पद से रिटायरमेंट है, उसको राज्यसभा सांसद बहुत बड़ा पद, अभी चुनाव लड़ने के मूड में। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, सरगर्मियां तेज है पूरे हरियाणा में, डीपी बस फिर दोबारा से चुनाव लड़ सकते हैं और हरियाणा में कहां से लड़ सकते हैं ये कोई आकलन नहीं है। कोई भिवानी कह रहा है, कोई हासिल से कह रहा है, कोई हिसार से कह रहा है, कोई कहीं से कह रहा है। तो वास्तव में चुनाव लड़ने की इच्छा है, चुनाव लड़ने वाले हैं आप, और कौन सी पार्टी से लड़ने वाले हैं? लांबा साहब, पहले तो मैं आपको बताऊं, आपने एक क्वेश्चन कर दिया कौन सी पार्टी। पार्टी तो मेरी भारतीय जनता पार्टी है, जिसका मैं एमपी था और यही मेरी पार्टी रही है। रही बात चुनाव लड़ने की, हाँ, डेमोक्रेसी में वोट से सरकार बनती है और हमारी पार्टी की अभी अभी सरकार बनी है, सेंटर में एनडीए की सरकार बनी है, तीसरी दफा मोदी जी की सरकार बनी है। जहाँ तक चुनाव लड़ने का सवाल है, ये फैसला हमारी पार्टी करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड को, पार्टी हाईकमान को। तो जैसा पार्टी का हुक्म होगा, मैंने पहले भी वही किया, अब भी वही करूंगा। अगर पार्टी चाहेगी चुनाव लड़ो तो मैं जरूर लड़ूंगा, पार्टी मुझे कोई और जिम्मेदारी देगी तो वो भी मैं एक वफादार कार्यकर्ता की हैसियत से पूरी करूंगा, निभाऊंगा। सर जगह और बता दीजिए, सभी नेताओं के पेट में गुड़गुड़ हो रही है अभी जो देख रहे हैं। डीपी बस कभी तुम्हारी सीट्स पे ना आ जाए, डीपी बस कहीं यहाँ से पैर ना जमा ले, कभी तुम्हारी वो कहते हैं कि यहाँ से पूरी जगह बनाई है, 5-10 साल मेहनत की है। तो लड़ने वाले कहाँ से? हादसे में आपके गांव आता है थुराना, और भिवानी से भी आप लड़ सकते हैं, बिल्कुल नजदीक सटा हुआ है, वहां पे आपकी सरगर्मियां काफी तेज देखी जा सकती है। फौजी तो राष्ट्र फर्स्ट वाला होता है और पूरा राष्ट्र का रहने वाला होता है। फिर भी आपने ठीक कहा कि मेरा गांव और मेरा वोट वो हांसी हल्के में है। ये मेरा पैतृक गांव इस हल्के में है। आपने भिवानी का भी जिक्र किया, ये कह सकते हो मेरी कर्म भूमि तो पूरा हरियाणा है, कालका से लेके पलवल तक मैंने एमपी लेड बांटा है, काम कराए हैं और पार्लियामेंट में भी हरियाणा के मुतालिका जो भी डेवलपमेंट के सवाल, चाहे हिसार एयरपोर्ट का हो, चाहे हांसी रोहतक रेलवे लाइन का हो, चाहे हाईवेज का हो, चाहे फ्लाईओवर्स का हो, चाहे ट्रेन के स्टार्ट होने का उनके टाइमिंग्स का हो, चाहे सेना से कंसर्न सवाल हो, क्योंकि हरियाणा सैनिकों की भूमि है, किसानों की भूमि है और खिलाड़ियों की भूमि है। इनसे कंसर्न मैंने सवाल उठाए हैं। मेरी, क्योंकि हिसार मेरा नोडल डिस्ट्रिक्ट है और भिवानी भी इसका हिस्सा था पहले, तो मेरी बनिस्बत यानी कि कंपेरेटिवली हिसार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी और भिवानी मेरी कर्म भूमि जरूर रही है, कंपेरेटिवली ज्यादा। बाकी तो पूरा हरियाणा में और पूरे हिंदुस्तान में मैं घूमता रहा हूँ। तो सर हांसी और भिवानी कहीं से भी दो जगह से आप चुनाव लड़ सकते हैं अगर पार्टी जिम्मेदारी सौंपती है आपको। पार्टी जिम्मेदारी सोचे। सर एक बात जानना चाहूंगा, आप जनरल रह चुके हैं, इतना बड़ा पद तो वो भी सेना में, सबसे बड़ी मान सम्मान की बात तो ये होती है, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और भी बहुत कई पद आपके पास आए, क्यों लड़ना चाहते हैं चुनाव? क्या इच्छा है अब आपकी? राज्यसभा सांसद रह के पावर आज के आपके पास पूरे इंडिया पे लड़ना और वोट देना, ये एक डेमोक्रेटिक जिम्मेदारियां हैं। चुनाव, जहां तक फौजी का सवाल है, वो तो चुनाव भी लड़ेगा तो सेवा के लिए लड़ेगा,
क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है, चाहे आप जनरल हैं, चाहे आप चीफ सेक्रेटरी हैं, बट अल्टीमेटली प्रजा की ओपिनियन जो है वो सरकार है और वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसी तरह स्टेट में असेंबली सुप्रीम है। तो उसमें सेवा देने के लिए चुनाव लड़ा जाता है और खासकर हमारी पार्टी वो तो जिम्मेदारियां देती है कि अब आप ये जिम्मेदारी लो, अब ये जिम्मेदारी, जैसे मुझे जिम्मेदारी दी कुरुक्षेत्र का प्रभारी कि नवीन जिंदल को जिता के लाना है, पार्टी को जिता के लाना है। वो आपने जिता दिया, तो पब्लिक ने जिताया, हमने भी उसके लिए काम करा और वो कोशिश सफल हुई। तो इस तरह मैंने कहा कि मेरी पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मैं वो निभाऊंगा। सर आपको नहीं लगता अभी काफी आपने पद संभाल लिए, काफी सेवा कर ली, अब और मौका दे किसी को? अभी धीरे धीरे पीछे लाइन में खड़े हैं। मैंने तो शुरू में डीपी वत्स ही क्यों और कोई क्यों नहीं? मैंने तो कहा कि मैंने तो पहले भी मौका दिया है और अभी भी मौका देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो जिम्मेदारी की बात करता हूँ कि जहां तक नए लड़कों को मौका देने का बात है, उसमें पार्टी ने मेरे से बड़ी उम्र वालों को भी टिकट दिया है, जैसे चोई रणजीत सिंह थे, हेमा मालिनी है, राव इंद्रजीत सिंह है। तो ये तो पार्टी का काम है। उसमें खासकर जब हमारी 5 सीट यहाँ हमने जीती है और 5 रह गई है, तो ऐसे मौके पे पार्टी वफादारी और विनेबिलिटी का जरूर ख्याल रखेगी। तो उसमें मैंने ये कहा कि मुझे चुनाव लड़ने से ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर ये डिसीजन पार्टी का होगा, मेरा नहीं होगा। सर कौन सी टसक रह गई? आप जनरल रह चुके, राज्यसभा सांसद रह चुके, कई जगहों पे आप मैंने कहा, अब ऐसी कौन सी इच्छा है कि डीपी वत्स ने सोचा नहीं यार अभी तो कुछ करना बाकी है इस पार्टी और एक बार और हम हमारा पद संभाले? इस पार्टी में बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। एक ऊपर रडार चलता रहता है, वो आपकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करता रहता है और काबिलियत के मुताबिक और रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको जिम्मेदारी दी जाती है। तो मैं ये कहता हूं कि इच्छा नहीं, अगर जिम्मेदारी दी गई तो मैं वो निभाऊंगा। उन्होंने कोई और जिम्मेदारी दी, जैसे मैंने मेंबर पार्लियामेंट की जिम्मेदारी निभाई, उससे पहले किसी और सरकार ने मुझे पब्लिक सर्विस कमीशन की जिम्मेदारी दी थी, मेडिकल एजुकेशन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रही है, समाज ने मेरे को समाज सुधार की जिम्मेदारी दी थी, खा पंचायतों का प्रतिनिधित्व भी मैंने किया सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं कहता हूं कि जो मुझे जिम्मेदारी मिलती है उसको मैं निभाता हूं, वो मेरा एम्बिशन और इच्छा नहीं। सर मान लेते हैं कई नेताओं को, आप नेता भी नहीं कह सकते, नेता भी कह सकते हैं आपको, क्योंकि पहले आप सेना के जवान हैं, जनरल डीपी वत्स। हम जातिवाद की बात इसलिए की क्योंकि आपने आज तक कभी जाति को बढ़ावा देना ऐसे आज तक कोई सुना नहीं है। नहीं, आप सबको बराबर लेके चलते हैं, ये तो हम आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होगी आपसे वो भी हम आप क्लियर करते आज हमारे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन वो आप जातिवाद कभी नहीं करते, आप सबको एक समान लेके चलते हो। सबके बारे में अगर बुरी हो तो मुंह पर बोल देते हो भाई तू गलत है, और मैं गलत हूं तो मेरे को आप साफ बोलते हैं भाई आप गलत हो, देखो वो बात हम नहीं करेंगे। लेकिन कई नेताओं को कुर्सी का कीड़ा लग जाता है, तो डीपी वत्स जनरल साहब को भी दिमाग में कीड़ा तो नहीं घुस गया? ये कुर्सी हम जब तक जिएंगे, ये पावर ये कुर्सी हमारे नीचे रहनी चाहिए, और जनता आए हमें सलाम करे, सलूट मारे, क्योंकि फौज में भी सलूट रहा है आपके सामने, फिर अलग पदों पर है उन पर भी आपको सलूट रहा है, राज्यसभा सांसद जब भी सलूट रहा है। तो कई नेताओं को ये बात दिमाग में घर कर जाती है, बिगर सलूट बिगर जनता दरबार के मन नहीं लगता, और यहाँ आव गाँव रहे, कुर्सी पे अपना कब्जा रहे। और आजकल तो राजनीति कुछ अलग हो चुकी है सर, राम नाम जपना और पराया माल अपना, जनता जाए भाड़ में अपना काम बनता। तो आजकल ये देखने को मिलता है पैटर्न, एक बार कुर्सी हटाई नहीं, मैं, मेरा चाचा, मेरा फूफा, मेरी बुआ, मेरी माता, मेरी बहन, मेरा जीजा, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग अरबपति बन जाते हैं। तो सर क्या कहेंगे इस चीज को लेके? कहीं कुर्सी आपने ये प्रिवेलिंग ट्रेंड की बात की या पॉलिटिकल फैशन,
मगर जहाँ तक मेरी पार्टी की क़यादत का सवाल है, हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनको पार्टी में जिम्मेदारी मिलती है, जिसको संगठन में जिम्मेदारी मिलती है। अब आप मोदी जी की बात करो, उन्होंने सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। यानी शुरू में दरी बिछाने से लेके और भारत के प्रधानमंत्री तब, यानी नेशन फर्स्ट है उनके लिए। भारत जगत गुरु बने। मैं भी 36 साल फौज में रहा हूँ और फौजी को ये तो हम मान के कि जनरल बनते बनते सलूट की आदत पड़ जाए जी। मगर डॉक्टर होने की वजह से जमीन से जुड़ाव रहता है, पब्लिक से जुड़ाव रहता है और सेवा की आदत पड़ जाती है। फौजी की डबल लाइफ नहीं होती, जो वो कहता है वही करता है। और जो आप वाली बात है कि भाई कुर्सी का नशा और सलूट लेने की आदत जी, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि फिर मुझे प्रभारी की जिम्मेदारी नहीं दी जाती। प्रभारी को तो अट्रैक्ट करना होता है वोटों को जी, उनको दूर भगाना नहीं होता और उसका रिजल्ट सामने है, खासकर ऐसे नेक टू नेक कंपटीशन। तो उसमें मैं ये कहूँगा, मैं खुद नहीं बोलूँगा, मेरी रेपुटेशन और मेरे क्रीडेंशियल्स बोलेंगे कि क्या मैंने पैसे बनाए, मेरी कैसी छवि है, मेरी कैसी सामाजिक छवि है, मेरी कैसी सर्विस की छवि है, वो तो पब्लिक को पता है। और मैं इतने दिन से पब्लिक लाइफ में हूँ तो वो हरियाणा में पता है और आपको भी पता है। मगर आपने बात की एक प्रिवेलिंग ट्रेंड की जी, उसमें मैं ये कहूँगा कि ऐसे मौके आ जाते हैं कई दफ़ा कि वेटरन से भी पार्टी काम लेती है, जिम्मेदारी देती है। तो मैंने ये नहीं कहा भाई मैं भूखा मर गया, मैंने टिकट लाके दे। मैं यूँ कहता हूँ अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी तो वो भी बखूबी निभाऊंगा जी। हाँ, तो हमारे साथ राज्यसभा सांसद, पूर्व राज्यसभा सदस्य डीपी वत्स और डीपी वत्स जनरल साहब, यानी कि पद कहिए हैं सर। अब आगे की बात बाद में करेंगे, पहले आप क्लियर कर दीजिए, आप हासिल से चुनाव लड़ रहे हैं ताकि लोगों को नए सिरे से सोचना पड़ेगा, जो तैयारी कर रहे हैं 10 साल से 5 साल से, ये जो अपने आपको विधायक बन के रात को रोज सोते हैं चद्दर उड़ के, ये विधायक बन गए, बहुत थोड़ा सा समय बाकी है ताकि उनको लोगों को फिर नए सिरे से सोचना पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों को खुमार चढ़ा हुआ है, कई लोग अपने आप को विधायक समझ रहे हैं। यहाँ से साहब मैंने कहा कि ये मेरे लिए पार्टी डिसाइड करेगी। आपकी इच्छा, आपका मन कहाँ से, अगर पार्टी आपको टिकट दे तो हास्य से प्रमुखता सबसे वैरायटी पहला नंबर पे। मैं कहता हूँ कहीं से भी दे दे, अगर पार्टी ऐसा उचित समझती है तो मैंने बताया कि मैं कालका से लेके पलवल तक सेवा की है, मगर ये मेरा कर्म क्षेत्र है भिवानी। ठीक है सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात है आप चुनाव लड़े, सबको अधिकार है, टिकट मांगने का सबको अधिकार है, वो पार्टी सोचेगी किसको टिकट देगी किसको नहीं देगी, लेकिन मांगने का सब, सभी टिकट के लिए तैयार है, सब टिकट मांग रहे हैं। सर पार्टी आपको टिकट देगी क्यों? मुझे एक चीज, एक खासी डीपी वत्स जी, जनरल साहब आप आज ही आपको टिकट देते हैं, हम क्यों टिकट देगी आपको? जैसे मेरे को राज्यसभा का टिकट दे दिया तो मेरे से तो नहीं पूछा ना, पार्टी का हुक्म हो गया। टिकट मुझे क्यों देगी पार्टी, ये तो या तो पब्लिक जाने या पार्टी से पूछो। मैं तो ये कहता हूँ अगर देगी टिकट तो मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। सर अगर हादसे से आप विधायक बन जाते हैं, टिकट मिल जाती है, तो क्या बदलना चाहते हैं हादसे के अंदर? पहले तो हादसे से ही बात रहेगी, तो क्या ऐसा बदलाव चाहते हो जो आप देख रहे हो बदलाव हो नहीं पा रहा है या कर नहीं पा रहे हैं या किसी की इच्छा नहीं है करने की? देखो मैं पब्लिक लाइफ में सबसे पहले चाहता हूँ कि एक क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन हो, एक सुचारू एडमिनिस्ट्रेशन हो। हमारी सरकार ने कोशिश की है मगर उसको और नायब सिंह सैनी की क़यादत में, उनके नेतृत्व में, क्योंकि वो भी एक फौजी के लड़के जी, यानी वो भी एक फौजी के लड़के हैं, उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर भी एक फौजी का लड़का है, तो हमारी सरकार ने फौजियों के लिए काफ़ी कुछ किया है। तो हम इसको और सेंटर में मोदी जी के नेतृत्व में इस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे।
सर राज्यसभा सांसद रहते, क्योंकि सोशल वर्कर होता है नेता, लेकिन नेता कुछ और बन जाते हैं, सोशल वर्कर का खाली नाम होता है। राज्यसभा सांसद रहते, डीपी वत्स जनरल साहब ने ऐसा क्या किया लोगों के लिए ताकि पार्टी टिकट दे, लोग आपको वोट देंगे? मुझे सिर्फ 2 काम बता दीजिए आपके, जो आपने किए हो जनता जनार्दन के लिए। मैंने ईमानदारी से अपना एमपी लैड कालका से लेके और पलवल तक लगाया, यानी कि जो मेरा फर्ज बनता था, जो मेरी ड्यूटी बनती थी, उसको बखूबी मैंने निभाया। मैंने कास्टिज्म के खिलाफ, कम्युनलिज्म के खिलाफ आवाज उठाई कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, देश की रोटी बेटी एक करो। मैंने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई और मैंने डेवलपमेंट के लिए आवाज उठाई। मैं ये नहीं कहता आई एम दी बेस्ट, बट मैंने सच्चे दिल से डेवलपमेंट चाहिए और सुचारू, क्लीन, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। उसके लिए और साथ में सेवा भी की। जैसा कि मैंने बताया, मैं डॉक्टर हूँ, कुछ भी ना करूँ तो मैं जाके अस्पताल में सेवा करता हूँ। कोविड में मैंने इस मेडिकल कॉलेज को चलाया, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा। उसमें मैं जिंदल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई दी और दिल्ली तक के पेशेंट आए। और मेरी उम्र 70 से ऊपर होने के बावजूद भी मैंने आईसीयू में और हर जगह बतौर डॉक्टर ड्यूटी निभाई। सर टिकट मिले, रिस्क वाज इन्वॉल्व। जी सर, टिकट मिलेगी, आगे के भविष्य की बात है, लेकिन फिर थोड़ा सा राजनीति पे चर्चा कर लेते हैं। आप कहते हैं बीजेपी का 7 साल आ रहे हैं और अच्छा काम कर रही है सरकार और देश के लिए थोड़ा सा प्रगति पे है देश भी। सर अब की बार चुनाव की बातचीत करें, हम कास्टिज्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं कि ब्राह्मणों में भी नाराजगी नजर आई हरियाणा प्रदेश में। बीजेपी के खिलाफ सोनीपत, पानीपत में बड़े बड़े प्रधान सभाएं कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं कमियां लंबा साहब लोगों में क्या ऐसी रही है, क्या वजह रही? मैं कहूँगा लंबा साहब, क्यों मैं इसलिए पूछा, आप बहुत बड़े चेहरा हैं ब्राह्मण समाज के, आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, आइकॉन हैं ब्राह्मण समाज के, तो कहीं ना कहीं आप लोगों में कमी रही, आपकी सरकार में कमी रही, आपके ये जो विधायक है या नेता उनमें बात कमी? से मैं ये कहूँगा कि एक फौज के जनरल से ये बात, फौज तो उम्मीद रखती ही नहीं, समाज को भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि एक 74 साल का आदमी, फौज का लेफ्टिनेंट जनरल, डॉक्टर, तो हम सेवा जात पूछ के या धर्म पूछ के नहीं करते, हम तो तकलीफ पूछते हैं। तो जैसे समाज को तकलीफ है, हम उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जब आया सेवा पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो भी मैंने ईमानदारी से काम किया। इसी तरह से मैं कहूँगा कि ये जात पात की चीज़ों से कम फौज तो ऊपर है, उसको ऊपर ही रहना चाहिए। और एक ब्राह्मण नेता का ब्रांड या लेबल वो जनरल से फौज एक्सपेक्ट नहीं करती। सर्वजातीय नेता जी, ये सर्वजातीय, क्योंकि फौज में, हिंदुस्तान की फौज में पूरे देश का विश्वास है। तो मैं 36 साल नौकरी कर चुका फौज की, 6 साल डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर कम चेयरमैन रह चुका। तो उसमें जो मेरी दिमाग से आदत बनी हुई है, मैं उसी पे कायम रहना पसंद करूँगा, रादर देन लोअरिंग माई सेल्फ कास्टिज्म के कीचड़ में। जी सर, क्या भविष्य देखते हो? आप 5 सीट हार चुके हो, आपकी खुद की गलती रही है या जनता जनार्दन आपको पसंद नहीं करती? कमी क्या रही है? विधानसभा चुनाव आ चुके हैं और कहीं न कहीं अभी माहौल काफ़ी टाइट है, कांग्रेस को इतना कम भी मत समझिए। अगर आपस की ये जो दुश्मनी है इनकी, अगर ये ख़त्म हो जाती है तो कांग्रेस बहुत सशक्त है आपके बीच में, बड़ी पार्टी के रूप में। सेंटर में हम सरकार बना चुके जी, अब डबल इंजन की सरकार हरियाणा में फिर बनानी है, तीसरी दफा। उसमें हम एक नया एनर्जेटिक चेहरा, एक फौजी का लड़का और बड़े शील स्वभाव का व्यक्तित्व नायब सिंह सैनी में देखते हैं। और वो जैसे फौरन काम किए,
वीकर सेक्शन को प्लॉट देने के, हम्म, HKRN वालों की पे बढ़ाने का, हम्म, मुफ्त कैंसर और रीनल ट्रांसप्लांट का इलाज, हम्म, यानी बहुत से ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। MSP तो देश ने ही दे दी 14 फसलों पे, हम्म। कि ये क्रांतिकारी कदम इतने थोड़े समय में उठाए हैं, तो तिबारा यानी दोबारा वो चीफ मिनिस्टर बने और हमारी तिबारा सरकार आएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोविड में लोगों ने बड़ा अपोज किया कि नया पार्लियामेंट हाउस मत बनाओ, मगर उसकी जरूरत थी। राहुल गांधी जो बड़ा अपोज कर रहे थे, अपोजिशन बड़ा अपोज कर रही थी, मगर उसमें बैठ के अब सब खुश हैं क्योंकि कंफर्टेबल हैं। अदरवाइज उसमें घुसना ही सीट पे मुश्किल हो जाता था 10 लोगों को क्रॉस करके। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस कुछ ही कहती रहे, हम अपना काम सुचारू रूप से करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। सर, और कॉन्फिडेंस तो नहीं है आपकी पार्टी कहीं इतना और कॉन्फिडेंस में? आप अब की बार 5 सीटें आई हैं, आप 10 सीटों की बातचीत कर रहे थे, कहीं मार खानी पड़े आपको यहाँ पे फिर दोबारा? सरकार बनाने के लिए हमने जो है वो 40 सीट भी काफी हैं। 44 पे हम जीते हैं, 10 सीटों पे हमारी मार्जिनल सी हार है असेंबली में। तो थोड़ी सी मेहनत और करके हम बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में सरकार बनाने में हो जाएंगे। 50 से सर, आप बहुत पदों पे रहे हैं, सब नेता चाहते हैं मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पुत्र वधू या मेरी वाइफ, मेरी अर्धांगिनी पत्नी चेयर पे मैं छोड़ती वो बैठे, फिर मैं बैठ जाऊं, फिर वो आ जाएं। कभी अपनी ये आकलन क्यों नहीं लगा? क्या वजह रही है? परिवार तो फौज में है, मेरा लड़का फौजी, आपने चाहा नहीं कभी? उसकी वाइफ फौजी, मेरी लड़की फौजी, उसका हस्बैंड फौजी, ये मेरा भाई बैठा है एक्शन आपके पीछे, इसका लड़का कर्नल फौजी, और वो फौज को बहुत पसंद करते हैं। मेरा फादर पॉलिटिशियन नहीं था, सामाजिक आदमी थे, ठीक है, स्कूल टीचर थे, मगर वैसे सामाजिक थे, पंचायती आदमी थे। तो हम सेवा भाव से पॉलिटिक्स में हैं, लालच से नहीं है। कभी आपने मांग नहीं की मेरे भाई को दे दीजिए, मेरी पत्नी को दे दीजिए वो टिकट है, मेरे बेटे को दे दीजिए, मेरे पुत्र वधू को दे दीजिए टिकट है? कि सब नेता, अब कई नेता अभी रिटायरमेंट, आपकी पार्टी की मैं नाम नहीं लेना चाहता, अब थोड़ा सा बात बड़ी हो जाएगी अगर नाम लेंगे तो, वो रिटायरमेंट होने वाले हैं। अब अपने बेटे के लिए बहुत प्रयासरत है वो अभी इसी समय, और वो टिकटों की मांग कर रहे हैं, कोई अपनी बेटी के लिए, कोई अपने बेटे के लिए। जनरेशन नेक्स्ट उसको कहो, जनरेशन नेक्स्ट, they are well placed in Fauj and they are very happy to serve the nation as फौजी अफसरान। यानी फौजी हमेशा सोल्जर होता है, उसको सिपाही कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने मुझे भी कहा कि सिपाही से आए आप ऊपर उठ के, तो ऐसा अभी तक कोई विचार नहीं है। एंड दे आर यंग पीपल, वो अभी उनको काफी टाइम है फौज में रहेंगे। जनरल डीपी बस पहले ऐसे इंसान है जो नेता होते हुए भी, जनरल तो है लेकिन राज्यसभा, अभी पूर्व राज्यसभा सांसद मेरे साथ खास बातचीत में, आज तक इन्होंने अपने बेटे के लिए या अपने परिवार के लिए कभी सिफारिश अब तक नहीं की है कि इनको टिकट दी जाए। और हरियाणा के जो नेता है वो फिलहाल इतनी जद्दोजहद में पड़े हुए हैं, अपनी सीट को त्याग रहे हैं, अपने सीट को कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं, खुद बने बैठे हैं उसका भी त्याग कर रहे हैं। कुछ भी कर लीजिए लेकिन मेरा बेटा इस सीट पे आना चाहिए, या मेरी बेटी होनी चाहिए, या हमारे परिवार का सदस्य है, इतनी जद्दोजहद में लगे हैं। और डीपी बस हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं, और इनकी इच्छा है प्रबल, क्योंकि ये चुनाव लड़ेंगे और पार्टी अगर जिम्मेदारी सौंपती है बिल्कुल तैयार हैं, सशक्त हैं, और फौजी कभी ना झुकता है, ना बैठता है, ना कभी अपने वसूलों के साथ समझौता करता है। तो हमारे साथ जनरल साहब हैं, बहुत नौजवान आज अफसर बने बैठे हैं इनके सानिध्य में रह के, और अब तक इन्होंने कभी नहीं कहा कि आप मेरे बेटे को टिकट दे दीजिए। जी, मैं आपको सलूट करता हूँ इस बात के लिए। तो परिवारवाद बहुत ज्यादा अभी आज हरियाणा के अंदर। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन था, उस वक्त तक कोई भी चेयरमैन बना या मेंबर बना,
मेरे को पब्लिक सर्विस कमीशन मीडिया ट्रायल के दौरान दिया गया और ये परंपरा सी थी कि अपने सन इन लॉ को, अपनी डॉटर को या अपनी पुत्रवधू को वो एचपीएस या एचसीएस बनाते आए। मेरी लड़की अपीयर होना आई थी, मैंने कहा तुम अपनी काबिलियत से भी सिलेक्ट होगे तो भी मीडिया ट्रायल जरूर होगी, इसलिए जहां हैं वहीं रहो। एंड शी विड्रू। आजकल वो इन्फोसिस में काफी हाई पोस्ट पे है, यानी वो तो हजारों लोगों को सर्विस देती हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये फॉर ए चेंज मैंने, जब मेरे को अख्तियार था तब भी मैंने अपना अख्तियार यूज नहीं किया, पावर यूज नहीं की। सर अभी चुनाव बहुत नजदीक है और अपने अपने तैयारी सब कर रहे हैं, तो डीपी बस जनरल साहब इतने आराम से तो ग्राउंड पे उतरे नहीं है, तो कहने की आश्वासन तो आपको जरूर मिला है, अब अपनी तैयारी कीजिए और आपको हम चुनाव लड़ाने वाले हैं। जब तो ये भी बता दीजिए थोड़ा सा। मेरे को जिम्मेदारी मिलेगी तो पब्लिक मेरा चुनाव लड़ेगी, पब्लिक तैयार बैठी है। अच्छा एक बात और जानना चाहूंगा, आप जनता के बीच जाते हैं आप फिलहाल, और क्या कहती है जनता, क्या रिएक्शन मिल रहा है आपको? जैसे हासे से लगा लेते हैं या फिर भिवानी से लगा लेते हैं? जहां से मैं जाता हूं वहीं से कहते हैं, मतलब हाँ बस सब चुनाव लड़ लीजिए आप। हाँ, तो अभी तो मैं नवीन जिंदल का चुनाव लड़के आया, तो ये तो स्पेकुलेशन है, क्या जिम्मेदारी मेरी पार्टी मुझे देगी। आपने मेरा इंटरव्यू कर लिया तो मैंने जवाब दे दिया, जो असली है, जो जिसमें झूठ नहीं है जी। व्हाट आई से आई मीन इट। पर सब एक बात हो रहा है, क्योंकि अभी बात चल रही है तो ये भी पूछ लेते हैं, अगर डीपी बस जनरल साहब को अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या बीजेपी को छोड़ जाएंगे? किसी अन्य पार्टी टिकट देती है आपको, क्या उस पार्टी से जाके चुनाव लड़ेंगे? बीजेपी को अलविदा कह जाएंगे? क्या रहेगा रिएक्शन? या फिर बीजेपी में रहेंगे लास्ट तक, या फिर किसी भी नहीं रहेंगे, अपने घर बैठ जाएंगे, ना किसी के आप मदद करेंगे, हम चुपचाप अपने घर पे साइलेंट बैठेंगे? इसका मतलब आप फौजी को अभी तक समझे ही नहीं। ये मेरे साथ हो चुका है, मेरे को बुलाया गया हंसी से चुनाव लड़ने के लिए। अब तो लेट मेजर करतार सिंह स्वर्गवासी हैं, ओके, और मेरे को टिकट नहीं मिला। मैं जाके अपनी सेवा करने लग गया मेडिकल कॉलेज में, और मेरे पास आए भी कांग्रेस वाले कि आपको तो यूज भी कर लिया, फ्यूज भी कर दिया, आप हमारी पार्टी में। मैंने कहा नहीं, एक फौज के रैंक की फुटबॉल बनाना मैं पसंद नहीं करता। तो ये तो मैं पहले ही कहता हूं कि पार्टी अगर जिम्मेदारी देगी तो, अदरवाइज मैं अपनी सेवा करता रहूंगा, जो जिम्मेदारी देगी वो सेवा करता रहूंगा। यानी कि बीजेपी को छोड़ के जाने वाले नहीं है जनरल साहब किसी भी सूरत में, क्योंकि आजकल नेता घुमा फिरा के बात करते हैं, उनसे इंटरव्यू करते हैं। मैं तो कह तो दिया ना। क्या बात है सर, सर बहुत अच्छी बात है, आपसे बातचीत कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे साथ डीपी बस खास बातचीत में बने हुए हैं जनरल साहब, और राज्यसभा पूर्व सांसद है ये, और हमारे साथ खास बातचीत में चुनाव का समय है और ये इच्छा जाहिर की है, टिकट मांगने का सबको हक है, और उस लाइन में टिकट ये भी मांग रहे हैं। बड़े बड़े नेता, छोटे नेता सब चाहते हैं हमें टिकट मिले, लेकिन ये खुद अपने लिए मांग रहे हैं, अपने बेटे के लिए, परिवार के किसी सदस्य के लिए नहीं मांग रहे हैं टिकट। अब कहते हैं कि बहुत कुछ करना बाकी है और बहुत कर चुके हैं सेवा लोगों की, लेकिन अभी सेवा बहुत कुछ करना बाकी है। सर बहुत अच्छी बात है, चुनाव लड़िए, सबका है कि आप बन जाइए यहाँ से, लेकिन यहाँ पे जो नेताओं की बातचीत करें, आप सांसद भी रह चुके हैं, 5 साल बाद दिखाई देते हैं यहाँ पे ऐसे नेता आते हैं चुनाव लड़ने के लिए। सभी पार्टियों की यही एक रीत है, बहुत कम दिखाई देते हैं, और दिखाई भी देते हैं तो वो कहते हैं घेरा बना लेते हैं, पसीने की बदबू आने लगती है जनता जनार्दन। मेरे से बाहर बात करूं उनके साथ, कमांडो आगे पीछे, वो इतनी टसन हो जाती है, कमांडो की गाड़ी घोड़े कुर्सी, ये पावर, और 5 साल बाद जनता याद आती है उन लोगों को, और 5 साल बाद ही वो आते हैं, जनता को उल्लू बना देते हैं वो। मैं 2011 से फौज से आया था, 2011 में रिटायर हो गया। 2011 से लेके अब तक मैं हरियाणा में पब्लिक में हूँ, और डॉक्टर को अगर पब्लिक से बदबू आने लगेगी तो फिर खुदा हाफिज। जी सर, हासी की जनता और भिवानी की जनता देख रही है आपको,
क्या श्योरिटी देंगे यहाँ से आपको टिकट देती है, अगर चुनाव लड़ लेते हैं और जीत जाते हैं, आप जनता के बीच में ही रहेंगे या चंडीगढ़, गुड़गांव या दिल्ली आपका फ्लैट रहेगा, मिलने के लिए लोगों को वहां नहीं जाना पड़ेगा? क्या श्योरिटी देंगे सर? नहीं, मेरा दिल्ली में फ्लैट, मैं तो यहीं रहता हूँ हिसार में। ठीक। और इसकी मुझे श्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, पब्लिक को पता है कि जनरल साहब कैसा आदमी है। जब लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा था हरियाणा में किसान एजिटेशन में, मेरे को किसानों ने ये कहा कि नहीं, एक 37वीं जात भी होती है फौजी, इनको कोई नहीं रोकेगा। तो टोल नाकों पर या कहीं भी मेरे को नहीं रोका गया, एंड मैं सर्वमान्य हूँ, और वो प्रॉब्लम मुझे नहीं होगी ना पब्लिक को मेरे से। सर किरण चौधरी आपकी पार्टी में आ चुकी है। स्टिल आई विल से कि अगर यंगर जनरेशन को जिम्मेदारी पार्टी देती है तो मैं उनकी मदद करूं। क्या बात है सर। सर किरण चौधरी अभी नेता अदली बदली हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं कहीं आ रहे हैं। बहुत बड़ी नेता किरण चौधरी, बड़ा ब्रांड थी कांग्रेस में, और कहीं वो छोड़ के आपकी पार्टी में आ गई है। क्या लग रहा है, पार्टी की ग्रोथ बढ़ेगी, आपका और ज्यादा विस्तार होगा पार्टी का? किरण चौधरी को हमारी पार्टी में आने से पार्टी को भी फायदा है और किरण चौधरी को भी फायदा है। कहीं ना कहीं उनको कहा मेरा भविष्य खतरे में है, हमारे परिवार को खत्म करना चाहते हैं। काफी 2 साल से वो लगातार बयानबाजी कर रही थी मीडिया के अंदर आके, वो क्या मेरी सुनी नहीं गई। उसके बाद वो कहीं कि बीजेपी में आ जाती हैं। तो कहीं कि ये मोदी साहब आए थे महेंद्रगढ़, वहाँ पे उन्होंने कहा कि चौधरी बंसी लाल जी हमारे साथ 11-11 बजे रात को काम करते थे, हम एक साथ रहते थे किसी जमाने में। तो ये एक तुरुप का पत्ता तो नहीं चाल चली वहाँ पे। और राहुल जी आते हैं दादरी में, तो वो कहीं ना कहीं चौधरी बंसी लाल का नाम तक नहीं लेते। किरण चौधरी को बैठने के लिए कम जगह भी अच्छी तरह से नहीं दी जाती, और वहाँ भी वाद विवाद देखा जाता है। और मोदी जी आके और चौधरी बंसी लाल का नाम लेके जाते हैं इतनी बड़ी सभा में। तो कहीं कि वहीं से निशाना तो नहीं चल गया था आपको कि किरण चौधरी को हमें लेना है अपनी पार्टी में जैसे तैसे करके? हमारी पार्टी तो सबके लिए खुली है, हम किसी को ये नहीं कहते कि मत आओ। किरण चौधरी अगर सेवा भाव से हमारी पार्टी में आई है तो पार्टी को शक्ति मिलेगी और उसको भी शक्ति मिलेगी। मैं तो यही कहूँगा। मेरा तो ये लगाव उससे जरूर है कि वो भी एक फौज के ब्रिगेडियर की लड़की है, जो मेरे बड़े पूजनीय थे ब्रिगेडियर आत्मा से। तो सर चलते चलते क्या कहेंगे हरियाणा के लोगों को, भारत के लोगों को? हरियाणा के लोगों को मैं ये कहूँगा कि मोदी जी की पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के विजयी बनाएं, ताकि देश के साथ साथ हरियाणा भी सेम स्पीड से या देश को लीड करे, उस स्पीड से आगे बढ़े। आपने देख लिया हाईवेज का जाल जी, ट्रेन का जाल, हवाई अड्डा हिसार में, और भी बहुत कुछ, एम्स रेवाड़ी में, एम्स बाड़सा में, हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज, आयुष्मान भारत, एमएसपी 14 फसलों पे, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, यानी कि सैकड़ों ऐसी योजनाएं जो कल्याणकारी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिला के देश आगे बढ़े और विकसित भारत का जो हमने उद्देश्य यानी जो लक्ष्य रखा है 2047 में, वो विकास के रास्ते पे हर एक भारतीय अपना योगदान दे। उसमें एक पूर्व सैनिक भी अपना योगदान देता रहे। थैंक यू सर। तो हमारे साथ ये जनरल डीपी बस खास बातचीत में बने होते, पूर्व राज्यसभा सांसद खास बातचीत में, और इन्होंने अनुइच्छा जाहिर कर दी है टिकट को लेकर। पार्टी अगर जिम्मेवारी सौंपती है इनको तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट हैं चुनाव लड़ने के लिए। और कहते कि हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है निश्चित तौर के ऊपर, क्योंकि जनता जनार्दन बीजेपी के साथ है, भला बुरा अपना अच्छी तरह जानती है, कौन अपना है कौन पराया है। और जिस तरीके से बीजेपी सरकार आने के बाद हरियाणा में विकास हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। तो जनरल साहब हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद थे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।